हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 सॉल्यूशंस और टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जैसा कि हमें पता है कि जो सॉल्यूशंस हैं ये उनकी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। इनको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन 4 में से हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ लास्ट 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही स्टडी करनी है, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहला है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है एक्चुअली। ये तो सिंपली हम सभी को पता है कि जैसे ही लिक्विड बॉयल करने लग जाए जिस टेम्परेचर पे, तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर केमिस्ट्री के टर्म में हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करें तो जैसे कि आप किसी भी लिक्विड को अगर हीट करते हो तो हीट करने से अगर वो लिक्विड वोलेटाइल है तो उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। जितना आप ज़्यादा हीट करोगे या टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतने ही वेपर्स ज़्यादा बनते जाएंगे। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वेपर्स बन रहे हैं तो वेपर्स क्या एग्जर्ट करते हैं, वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो अब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो ये तो हो गया आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी आप ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मीन्स इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, कब हो गया? जनरली हम कोई सॉल्वेंट लेंगे, उस सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर हमने इफेक्ट देखना है आफ्टर एडिंग सोल्यूट। और सोल्यूट भी हम यहाँ पे कैसा डिस्कस करेंगे, सिर्फ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो दोनों होते हैं कि वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें या नॉन वोलेटाइल। लेकिन हमने इधर वोलेटाइल सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, उसके बाद जो इफेक्ट आया बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या हुआ, दैट इज एलिवेटेड। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो गया, इंक्रीज हो गया है। कब हो गया? जब आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया। तो ये कैसे इंक्रीज हुआ ये हमने देखना है। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं इब्लियोस्कोपी। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके अंदर, सोलवेंट में। किस वजह से? ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी बी से। टी यानी टेम्परेचर, बी बॉइलिंग, डेल्टा यानी कि चेंज, दैट इज एलिवेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी बी और इसको हम मेजर करते हैं बाय लैंड्सबर्गर्स मेथड एंड कोल्ट्रेल्स मेथड। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि डेल्टा टी बी जो है वो डिपेंड करता है स्मॉल एम। स्मॉल एम मीन्स मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी जो है उसको हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट मीन्स ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अमाउंट मीन्स कंसंट्रेशन। तो जो डेल्टा टी बी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाओगे तो ये जगह डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब के बी जो है आपके पास वो है कांस्टेंट, दैट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपके पास जो इक्वेशन बनी है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो एम को अब हम रिप्लेस करेंगे मोलैलिटी को। अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट dissolved per kilogram of the solution. So this m can be replaced by
W/m इंटू 1000 बाय कैपिटल W। तो अब ये W/m क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। जो मोलिकुलर वेट है सोल्यूट का, दैट इज m, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन। अगर आप कैपिटल M को एक साइड रखो और बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो आपके पास कैपिटल M जो है वो आ जाएगा KB इंटू W/1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W। तो हमारे पास स्मॉल w तो हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल M जो है दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इसलिए स्मॉल w बाय कैपिटल M, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और Kb को हमने कहा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब अगर हम मोलैलिटी को डिफाइन करना चाहें, या फिर मोलैलिटी नहीं, अगर हम इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट Kb को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम मान लेंगे कि मान लो आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी है 1। तो अगर मोलैलिटी 1 है, इट मीन्स डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। तो जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। और जो आपके पास KB है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, वो इक्वल टू होता है RT²/1000 LV, जहाँ LV हमारा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसको ग्राफिकली यहाँ शो किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे लिया हमने वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे आपके पास आपको दो कर्व ये शो हो रहे हैं। पहला जो कर्व है, एक तो आपके पास कर्व है ये नीचे वाला, और दूसरा कर्व आपके पास है ये ऊपर वाला। तो ये जो ऊपर वाला जो कर्व है, दिस इज फॉर प्योर सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट हमारा कैसा था, वोलेटाइल। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते करते वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू हुआ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इट मीन्स दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। सो दिस इज द टेम्परेचर एट विच द प्योर सोलवेंट बॉइल्स। जब इस सोलवेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, क्योंकि अब आपका जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल नहीं है, इट मीन्स अब जो वेपर्स बन रहे हैं आपके वो पहले से क्या हो जाएंगे, थोड़े से सप्रेस हो जाएंगे, जो सोलवेंट के वेपर्स बन रहे थे। तो अब आपको जो आपका सॉल्यूशन बना है सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद, उसको जब आप हीट करोगे तो जिस टेम्परेचर पे इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, वो टेम्परेचर पहले से ज़्यादा देना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन में चीज़ें तो दो हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन उनमें से सिर्फ जो सॉल्वेंट है वही वोलेटाइल है, जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो पहले के कंपैरिजन में जब प्योर सॉल्वेंट था तो थोड़ा सा सप्रेस हुआ है ये। तो अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते करते इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इट मीन्स इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होना शुरू हो गया। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इस कर्व से देख सकते हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो आपका ये वाला टेम्परेचर है जहाँ पे सॉल्वेंट बॉयल हुआ है, और इस सॉल्वेंट में सॉल्यूशन डालने के बाद आपका ये टेम्परेचर हो गया जहाँ पे ये सॉल्यूशन बॉयल हुआ है। इट मीन्स ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है दिस इज द डेल्टा TB, और जो डेल्टा TB है दैट इज इक्वल टू TS माइनस T0, क्योंकि TS ज़्यादा है सॉल्यूशन का टेम्परेचर, T0 यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर वो कम था। तो ये चेंज इन टेम्परेचर, या ये कहो इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास आता है, ये है जो आपकी बुक में जो प्रदीप मॉडर्न्स की जो बुक है उसमें जो डेरिवेशन दिया हुआ है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे कि जो डेल्टा टी बी है दिस इज इक्वल टू टी एस माइनस टी नोट, क्योंकि टी एस जो था वो था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नोट जो था वो था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी जो चेंज इन टेम्परेचर या एलिवेटेड जो टेम्परेचर था दैट इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, दैट इज टी एस माइनस टी नोट। और टी एस माइनस टी नोट को हम लिख सकते हैं दैट इज कि क्योंकि जो आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है चेंज इन प्रेशर पे, दैट इज डेल्टा पी। और जो चेंज इन प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज x2। तो अगर डेल्टा पी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के, इट मीन्स डेल्टा टी भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा x2 के। तो जो डेल्टा टी बी है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज के एंड साथ में x2। जो x2 है दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्लेस किया नंबर ऑफ मोल से, तो ये आ गया आपके पास n2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनी वो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब हमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको रिप्लेस करना है गिवन मास और मोलिकुलर मास से, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता है मास बाय मोलिकुलर मास। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के n2 की जगह हम रखेंगे W2 बाई m2, n1 की जगह रखेंगे W1 बाई m1 प्लस W2 बाई m2। अब अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, इसलिए हम जो n2 है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू n1, या फिर ये कहो कि हम W2 बाई m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू W1 बाई m1। और ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी आपकी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के n2 बाई W1 इंटू m1। जो n2 बाई W1 है वो टर्म इक्वल टू होती है मोलैरिटी की, इट मीन्स डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के m1 इंटू m। जो k और m1 है, क्योंकि आपने जो भी सोल्यूट लिया है उस सोल्यूट का जो मोलिकुलर मास है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है, और k आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ये जो दोनों कांस्टेंट हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे कांस्टेंट से दैट इज के बी। तो ये जो इक्वेशन है आपकी डेल्टा टी बी वो हो जाएगी के बी इंटू एम। ये जो के बी है दिस इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलल इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हमारा जो बुक में आपका दे रखा है उस बुक के अकॉर्डिंग भी आप सेम है जो मैंने पहले समझाया अभी आपको। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एक थर्मोडाइनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी तक तो हमने सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन से ही बता दिया आपको कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा। अब अगर इसका हम थर्मोडाइनेमिक डेरिवेशन देखें तो फिर से वही, सपोज कि आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया और उसको आपने एक वोलेटाइल सोलवेंट के अंदर ऐड किया। तो जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सोलवेंट में ऐड किया है तो जो सॉल्यूशन बन गया, अब वो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में होगा वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि जब आप हीट कर रहे हो तो सॉल्यूशन में से वेपर बनेंगे और वो वेपर सिर्फ किसके होंगे, आपके सॉल्वेंट के। तो जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में है वेपर्स के साथ। अब डेरिवेशन के लिए हमें यूज़ करनी है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और राउल्ट्स लॉ। तो जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होती है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की वो होती है नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इस इक्वेशन में जब टेम्परेचर T1 है तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो वेपर प्रेशर है वो है P1, और जब टेम्परेचर T2 है तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो प्रेशर है वो है P2। डेल्टा एच वी जो है वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आर हमारा हो गया गैस कांस्टेंट। तो ये तो है जनरल क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने, हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम क्या है कि हमने वोलेटाइल सोलवेंट में
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है। तो इस केस में हमारा जो T1 टेम्परेचर है, इनिशियल जो टेम्परेचर है T1, वो हमारे पास है T0, और T0 के कोरोस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है दैट इज PS। और दूसरा जो हमारा टेम्परेचर T2 है वो टेम्परेचर हमारा यहाँ पे TS, और इस TS के कोरोस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है दैट इज P0। तो ये जो T1 T2 P1 P2 को अगर हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे T0 TS P0 PS से, तो हमारी जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी नेचुरल लॉग ऑफ P0 बाई PS इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R इंटू 1/T0 माइनस 1/TS। अब जो 1/T0 माइनस 1/TS है उसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा TS इंटू T0, और ऊपर जो है वो होगा TS माइनस T0, और TS माइनस T0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा TB से, क्योंकि ये जो TS माइनस T0 है वो क्या है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB। तो जो इक्वेशन हमारी वो होगी ln P0 बाई PS इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R इंटू डेल्टा TB डिवाइडेड बाई TS इंटू T0। अब अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के। इट मीन्स जो TS है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा T0 के। इसलिए इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में TS और T0 है उसको हम दोनों को T0 ही लिख सकते हैं, और वो आपके पास टर्म आ जाएगी T0 स्क्वेयर। तो इक्वेशन हो गई आपकी ln P0 बाई PS इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R इंटू डेल्टा TB अपॉन T0 स्क्वेयर। तो ये हमारे पास होगी यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। तो इससे इस इक्वेशन थर्ड को एक बार हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था वो था हमारे पास P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2। ये इक्वेशन हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। इस इक्वेशन में P0 को अगर हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं P0 बाई P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू x2, तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू x2। इसको रीअरेंज करेंगे तो PS बाई P0 इक्वल टू 1 माइनस x2। दोनों साइड अगर नेचुरल लॉग लेते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ PS बाई P0 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x2। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं या इन्वर्स कर देते हैं इक्वेशन को, नेचुरल लॉग ऑफ P0 बाई PS, पहले हमारे पास था PS बाई P0, तो अगर मैंने इसको इन्वर्स कर दिया तो राइट हैंड साइड में आपके पास हो जाएगा माइनस ln 1 माइनस x2, क्योंकि ln PS बाई P0 जो है वो इक्वल टू है माइनस ln P0 बाई PS, और वो जो माइनस साइन था वो हमने राइट हैंड साइड में ले गए, तो राइट हैंड साइड में हो गया माइनस ln 1 माइनस x2। अब ये इक्वेशन आपकी हो गई है नंबर 5। तो अब आपका जो नंबर 5 इक्वेशन में राइट हैंड साइड टर्म है ln 1 माइनस x2 जो है अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लें तो अगर हम इस टर्म को एक्सपेंड करें इनफाइनाइट सीरीज की तरह तो ये हमारे पास आएगा ln 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस 1/2 x2 स्क्वेयर माइनस 1/3 x2 क्यूब एंड सो ऑन। अब क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जो x2 है वो बहुत कम होगा 1 से, इसलिए x2 की वैल्यू बहुत कम है। इट मीन्स उसकी जो हायर पावर्स हैं वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी। तो जो x2 के हायर पावर्स हैं x स्क्वेयर x क्यूब x4, उन सबको हम क्या मानेंगे नेग्लेक्ट। तो इसलिए आपकी जो राइट हैंड साइड में जो एक टर्म बचेगी वो होगी सिर्फ माइनस x2। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई ln 1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस x2, क्योंकि उससे आगे जो फर्दर हायर पावर्स हैं x2 की वो हमने नेग्लेक्ट कर लिए। माइनस साइन अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो बन जाएगा माइनस ln 1 माइनस x2 इक्वल टू x2। अब इस इक्वेशन में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है माइनस ln 1 माइनस x2, ये हमारा आया था इक्वेशन नंबर 5 में। पिछले पेज पे जो हमने इक्वेशन 5 लिखी थी उसमें था ln P0 बाई PS इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस x2। तो उसमें जो राइट हैंड साइड में था माइनस ln 1 माइनस x2 उसको हम रिप्लेस कर देंगे x2 से, और ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास ln P0 बाई PS इज इक्वल टू x2। अब अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 3 से जो हमने एक बार बीच में छोड़ दी थी, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो x2 है हमारा वो आएगा डेल्टा HV बाई R इंटू डेल्टा TB अपॉन T0 स्क्वेयर।
यहाँ से रीअरेंज करके डेल्टा टी बी को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आता है आर टी नोट स्क्वेयर एक्स टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वी। ये आपके पास है इक्वेशन 7। और इस इक्वेशन में जो x2 है उसको हम रिप्लेस करेंगे n2 बाई n1 प्लस n2 से, और जो n1 है वो फिर से आपके पास w1 बाई m1, n2 जो है वो w2 बाई m2। एंड फर्दर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर हम n2 को नेग्लेक्ट कर दें इन कंपैरिजन टू n1, तो हमारे पास जो x2 आएगा वो होगा सिर्फ n2 बाई n1, या फिर ये कहो w2 बाई m2 डिवाइडेड बाई w1 बाई m1। और इसको जब हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 7 में, अगर हम x2 की वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा टी बी हमारा आ जाएगा आर टी नोट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डेल्टा एच वी इंटू x2 की जगह हमने लिखा w2 बाई m2, w2 बाई m2 डिवाइडेड बाई w1 बाई m1। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 9 के बाद अब जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है सॉल्वेंट की, दैट इज LV, उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वेयर अपॉन LV इंटू w2 बाई w1 इंटू m2। जो मोलैलिटी है आपकी, क्योंकि मोलैलिटी है आपकी w2 बाई m2 इंटू 1000 बाई w1, यहाँ से अगर हम w2 बाई w1 इंटू m2 निकालें तो वो आती है m बाई 1000। अब इसकी वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 10 में, तो जो डेल्टा टी बी है वो बनेगा आर टी नोट स्क्वेयर बाई LV इंटू m बाई 1000। जो डेल्टा टी बी है वो हो जाएगा आर टी नोट स्क्वेयर बाई 1000 LV इंटू m। अब आपका जो ये आर टी नोट स्क्वेयर और 1000 इंटू LV, ये किसी भी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट है, और जो m है अगर उसको हम छोड़ के बाकी चीज़ें कांस्टेंट जब लेते हैं तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम लिख सकते हैं एज KB। तो अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होगा आपके पास KB इंटू M। और यही हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़ा था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू KB इंटू M, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो ये इसका था थर्मोडाइनेमिक डेरिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलिकुलर मास निकालना चाहते हैं सॉल्यूट का, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स अगर हम M2 निकालना चाहते हैं, तो जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है डेल्टा टी बी की, कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB इंटू w2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू w1। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट M2 निकालना है। इट मीन्स इस इक्वेशन से M2 हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सभी जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास KB इंटू w2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू w1। तो अगर हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता है, तो हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये था हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉपिक। थैंक यू।